सो हेल्पिंग वर्ब्स में फिर हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं और कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज हैं. प्राइमरी ऑक्सिलरीज का अगर आपको याद हो, let me just read this out and then we'll explain. A verb is the part of speech that expresses action, condition, or being. Verbs change form to indicate person, number, tense, voice, and mood. The main verb of a sentence is often preceded by one or more auxiliary or helping verbs, which together form a complete verb. Auxiliary verbs include forms of have, do, and be. तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज जिसको हम कहते हैं वो तीन हैं, डू, बी और हैव. और उनके ये फॉर्म्स भी साथ हैं. जैसे हैव में है हमारे पास हैज, हैव और हैड. डू में डज, डू और डिड. और बी में ये एट, बी, एम, इज, आर, वॉज, वर, बिन और बीइंग. तो ये तीन हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज हो गए. जबकि ये जो आज हमारा लेक्चर है वो मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में है. तो ये कहते हैं कि एज वेल एज द 9 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट एंड मस्ट. नोट दैट ought to is often added to the list of model auxiliary verbs. तो ought to जो है वो भी मॉडल ऑक्सिलरीज में ही हम काउंट करते हैं. अच्छा, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है? Model auxiliary verbs are followed by the base form of a verb to show certainty, necessity or possibility. मॉडल ऑक्सिलरी के बाद जब एक सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी यूज हो जाए तो उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी या बेस फॉर्म जिसे हम कहते हैं. बेस फॉर्म वर्ब की वो फॉर्म है कि जिसमें कोई सफिक्सेस आपके वर्ब के साथ नहीं लगते. सफिक्सेस से मतलब कि एस या ई एस या डी या ई डी. अगर मॉडल ऑक्सिलरीज लगते हैं जिस तरह शल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म इस्तेमाल होगी विदाउट एनी एडिशन और विदाउट एनीथिंग एडेड टू द मेन वर्ब लाइक एस और ई एस, जिस तरह हम इंडेफिनिट में करते हैं या बाकी केसेस में करते हैं. कि ईट है तो ईट्स हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, या ड्रिंक है तो ड्रिंक्स. ठीक है, तो जब आप मॉडल, और ये हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि पर्सन्स आपको याद होंगे. थर्ड पर्सन में हमारे पास ही, शी, इट या सिंगुलर नेम, ये सिंगुलर में हमारे पास आते हैं. प्लूरल में हमारे पास दे और प्लूरल नेम्स हैं. तो अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि जब मॉडल ऑक्सिलरी यूज हो तो फिर चाहे कोई भी पर्सन यूज हो लेकिन वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगी, कोई एस या ई एस उसके साथ फिर नहीं लगेगा. ऑल मॉडल ऑक्सिलरीज verbs can be used in the present, but only could, would, should and might can be used in the past. Can be, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पास्ट में बस सिर्फ यही इस्तेमाल करना है, लेकिन can be used in the past. ठीक है. अच्छा, आते हैं कैन और कुड पे. स्टार्ट लेते हैं. हमारा जो फर्स्ट मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो कैन और कुड है. एक बात याद रखिएगा, हो सकता है, हो सकता नहीं, यकीनन इसमें तमाम जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनका जो रोल है वो मिलता जुलता है. मतलब यही जनरल एबिलिटी और परमिशंस और प्रेडिक्शंस, इनके लिए बहुत से, एक नहीं बल्कि बहुत से मॉडल ऑक्सिलरीज का तकरीबन यही रोल होता है. अब देखते हैं कि कैन और कुड क्या क्या कर सकते हैं. टू शो और इन्फर जनरल एबिलिटी. जब आप इन्फर का मतलब अखज़ करना, अखज़ करना मीन्स आपके सामने कुछ फैक्ट्स पड़े हुए हैं और उस फैक्ट्स की बुनियाद पे आप किसी रिजल्ट पे पहुंचते हो तो उसको हम कहते हैं इन्फर करना या इन्फ्रेंस. उसके लिए नाउन हम यूज करते हैं. तो कैन हम इस्तेमाल करते हैं जनरल एबिलिटी के लिए. कैसे? अब आप देख लो एग्जाम्पल कि यू कैन अराइव एनी टाइम बट यू मे वांट टू बी अर्ली टू गेट अ गुड सीट. तो यू कैन यहाँ पे एबिलिटी शो करता है कि जी यू जो सब्जेक्ट है, ही हैज द एबिलिटी टू रीच अर्ली. ठीक है ना. तो पॉसिबल एक एबिलिटी को शो भी करता है और यहां से हम
इन्फर भी करते हैं, इन्फ्रेंस भी हम लेते हैं कि हाँ वो पहुंच सकता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड एग्जांपल देख लो, ही कुड रिसाइट द एंटायर पोएम फ्रॉम मेमोरी, कि वो पूरी की पूरी नज़म अपनी याददाश्त से, मतलब उसने याद की हुई है नज़म तो वो पढ़ सकती है। रिसाइट का मतलब पढ़ना। नाउ दिस कुड हियर indicates the ability of the subject to recite the entire poem from memory, ठीक है। टू मेक अच्छा, सेकंड यूज क्या है, टू मेक अ पोलाइट और एन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। जब आप कोई बहुत ही पोलाइट या इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करते हो, इनफॉर्मल मींस, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि आप एक बात करते हो अपने टीचर के साथ, एक बात करते हो अपने कलीग या अपने पीयर्स या अपने फेलोज के साथ। टीचर के साथ जो आपकी कम्युनिकेशन होगी वो एक्सपेक्टेड होगी कि वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि वहां पे आप इनफॉर्मल नहीं हो सकते। और कॉन्ट्ररी टू दैट, आप अपने पीयर्स के बीच में, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने घर में जो कम्युनिकेशन करते हो वो इनफॉर्मल है। तो कहते हैं कि कैन यू लीव अर्ली टुमारो और कुड यू गिव मी अ राइड। ये जो यहाँ पे कैन और कुड का जो इस्तेमाल है रिक्वेस्ट के लिए शो हुआ है, और पोलाइट और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट्स में ये इस्तेमाल होता है कि कैन यू गिव मी कुड यू गिव मी अ राइड, क्या आप मुझे राइड दे सकते हो, एंड कैन यू लीव अर्ली टुमारो, क्या आप कल जरा जल्दी छुट्टी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट्स हैं, ठीक है। पोलाइट और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट्स के लिए कैन का यूज यहाँ पे हो रहा है। फिर थर्ड यूज जो है वो है टू गिव परमिशन, जब आप इजाजत देते हो किसी को। यू कैन टेक अ डे ऑफ टुमारो इफ यू कांट फाइंड अ बेबी सिटर, अगर कल आपको बेबी सिटर नहीं मिलता तो आप छुट्टी कर सकते हो। तो यहाँ पे यू कैन टेक अ डे ऑफ, ये इजाजत दे रहा हूं मैं। अगर मैं किसी को ये बात कहूं कि यू कैन टेक अ डे ऑफ, तो इट मीन्स दैट आई एम परमिटिंग दैट पर्सन फॉर अ ऑफ डे, टू टेक अ डे ऑफ, कि वो एक छुट्टी कर सके। अच्छा, सेकंड एग्जांपल में आप देख लो कि इफ नेसेसरी यू कुड आस्क फॉर एन एक्सटेंशन, अगर जरूरत हो तो आप एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो यू कुड आस्क फॉर एन एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन के लिए एक परमिशन है, तो वहां पे कुड जो है, यू कुड आस्क फॉर एन एक्सटेंशन, ये एक इजाजत है कि हाँ आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एक्सटेंशन मांग सकते हो। फिर है टू मेक अ प्रेडिक्शन, जब आप कोई पेशन गोई करते हो, इफ व्हेन यू फोरसी समथिंग, व्हेन यू प्रेडिक्ट समथिंग, व्हेन यू एंटिसिपेट समथिंग, पेशन गोई करना, मुस्तकबिल में कोई काम, फ्यूचर में कोई काम होगा, और किसी फैक्ट्स की बेस पे जब आप कोई चीज एज्यूम करते हो, अच्छा तो प्रिडिक्शन क्या है, इफ यू वर्क हार्ड यू कैन रिलैक्स फॉर द रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर। अब ये प्रिडिक्शन है कि यू कैन रिलैक्स फॉर द रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर, लेकिन ये प्रिडिक्शन किस बुनियाद पे हुई है कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर कि ये आप कर लो, मेहनत कर लो, तो फिर ये एक प्रिडिक्शन है कि आप बाकी सेमेस्टर में रिलैक्स टाइम गुजार सकते हो। मतलब आपको कोई टेंशन एग्जाम की, स्टडी की, प्रिपरेशन की नहीं होगी, लेकिन वो कब, वो उस वक्त जब आप मेहनत करो। If you work hard, you can relax for the rest of the semester. इसी तरह, if you continue to improve your grades, you could graduate with honors. If you continue to improve your grades, अगर ये हो जाए कि आपके grades वो improve हों, तो आप honors के साथ graduation यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे can और could जो है वो prediction के लिए use होते हैं, how you predict, how you foresee things, ठीक है। वो जो आपने कहा कि ये क्लास में किसी ने पूछा कि
فارمل ریکویسٹس کے لیے بھی کیا ہم یوز کر سکتے ہیں یا نہیں. آگے آپ جو باقی ماڈل ایگزیلریز ابھی ہم پڑھیں گے اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جی فارمل اور انفارمل ریکویسٹس میں کیا فرق ہوتا ہے اور وہ کون سی چیزیں جو کہ پریڈکٹ کرتی ہیں, شو کرتی ہیں یہ چیزیں. اچھا, ول اور وڈ. سر جی سر یہ یوز تو کین اور کوڈ کے لیے ہے سر. ہم کب کین لگائیں گے, کب کوڈ لگائیں گے سر؟ ان ایگزامپلس میں دیکھو آپ, یو کین ارائیو ایٹ اینی ٹائم, بٹ یہ ایگزامپلس ہیں. دیکھو اس سے پہلے جو ہم نے ایک سلائڈ پر یہ دیکھ لیں, آل ماڈل ایگزیلری وربز لاسٹ 3 لائنز دیکھ لو. Can be used in the Yes. present, but only could, would, should and might can be used in the past. تو یہ Okay. وہ ایگزامپلس ہیں جن کو آپ پاسٹ میں یوز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, کوڈ وغیرہ کو, would, should اور might کو. لیکن Yes sir. ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لو, اٹ از ناٹ نیسسری کہ یہ جو ماڈل ایگزیلریز ہیں یہ کوڈ, would, should اور might, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف پاسٹ میں یوز ہوں گے. When you use these model auxiliaries in the present, they seem or they work or they show more politeness, more decency and more humbleness. جب آپ فار ایگزامپل ریکویسٹس کے لیے یا پرمیشنس کے لیے یہ یوز کرتے ہو تو یہ وہ بہت زیادہ فارمل ہو جاتا ہے, اس میں ذرا ریسپیکٹ کچھ بہت زیادہ ہو جاتی ہے کمپیئر ٹو یوزنگ دا فرسٹ فارمس. ٹھیک ہے, Thank you sir. اچھا, will or would, وہی functions to make a polite or informal requests. Will you join me for lunch? I would appreciate your assistance. اب آپ دیکھ لو کہ یہاں پہ بھی ریکویسٹ ہے, I would, will you join me for lunch, یا I would appreciate your assistance. اب کہتے ہیں کہ میں اگر آپ میری مدد کریں تو I would really appreciate that. یہاں پہ بھی ریکویسٹ ہے, انفارمل ریکویسٹ ہے, سیکنڈ فارم کو یوز کیا ہے. ابھی تک آپ نے جو پڑھا تھا کہ جی ول جو ہے وہ فیوچر میں یوز ہوتا ہے اور ہم اس سے فیوچر ٹینس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وی ڈو ناٹ ہیو فیوچر ٹینس بٹ وی ہیو فیوچر ٹائم, اینڈ وی یوز دیز ماڈل auxiliaries in the future, in the sentences of future to express the intention of doing something. آج تک ہم نے صرف یہ فنکشن پڑھا تھا ول اور وڈ کا کہ یہ ارادہ ظاہر کرتا ہے کسی کام کو کرنے کا فیوچر میں. اب آپ دیکھو گے کہ وہ بھی اس میں ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے کچھ اور بھی فنکشنز ہیں, جس میں ہم نے فرسٹ ون پڑھا ٹو میک اے پولائٹ اور ان انفارمل ریکویسٹ, سیکنڈ ہے ٹو میک اے فارمل ریکویسٹ. اب آپ دیکھ لو ان ایگزامپلس کو, اب یہ فارمل ریکویسٹس ہیں کہ ول یو بی کوائٹ اور وڈ یو پلیز پے اٹینشن. یہ وہ سینٹنسز ہیں جو کہ نارملی آپ کو کسی کلاس میں ٹیچر سے سننے کو ملتے ہیں, یا اگر آپ کہیں پہ میٹنگ میں بیٹھے ہوں, کبھی آپ نے کوئی میٹنگ, کوئی فارمل میٹنگ اٹینڈ کی ہو تو اس میں بھی اسی طرح کے یوز ہو سکتے ہیں ریکویسٹس کے لیے, فارمل ریکویسٹس کے لیے. اچھا, یہ تھرڈ ون آپ دیکھ لو, ٹو شو انٹینشن اور ٹو انڈیکیٹ سرٹینٹی. کوئی ارادہ آپ ظاہر کرتے ہو یا کسی کام کے یقینی ہونا کہ کوئی سرٹن ہو کوئی چیز, اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. He'll arrive at the beginning of the concert, کہ وہ کانسرٹ کے شروع ہوتے ہی یا کہ آغاز میں ہی پہنچ جائے گا. اب وہ پہنچا نہیں ہے, اس وقت جب یہ بات ہو رہی تھی تو اس وقت تو وہ پہنچا نہیں تھا نا, لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ وہ پہنچ جائے گا. تو اٹ شوز انٹینشن اینڈ اٹ شوز سرٹینٹی کہ ہاں اگرچہ ابھی وہ نہیں پہنچا لیکن کانسرٹ کے شروع ہونے تک وہ پہنچ چکا ہوگا, وہ پہنچ جائے گا. تو اٹ شوز انٹینشن and it also shows certainty. Now this certainty is based on what? Maybe on certain commitment which has been made, اور جس کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ کانسرٹ کے شروع ہونے تک پہنچ جائے گا. کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہوگی, کوئی انٹینشن ظاہر ہوئی ہوگی جس کی بیس پہ یہ بات ہو رہی ہے. سیکنڈ, they would be the first students to register for the workshop. اب آپ دیکھ لو کہ یہ اسٹوڈنٹس نے ابھی ورک شاپ کے لیے رجسٹریشن نہیں کی, ٹھیک ہے نا, ابھی یہ رجسٹریشن ہوئی نہیں ہے, لیکن یہ کیا شو کرتا ہے؟ انٹینشن اور سرٹینٹی کو شو کرتا ہے کہ ہاں یہ اسٹوڈنٹس ورک شاپ کے لیے رجسٹر کریں گے, اور جب وہ کریں گے تو وہ پہلے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو ورک شاپ کے لیے رجسٹر, جنہوں نے رجسٹریشن کی ہوگی. تو in these two sentences will or would,
they show intention and also they show the certainty of the speaker. अब यहाँ पे स्पीकर सर्टन है, उसको ये यकीन है कि वो पहुंचेगा, और यहाँ पे भी स्पीकर को ये एक यकीन है कि वो पहले स्टूडेंट्स होंगे जो वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे. तो विल और वुड का फॉर्मल रिक्वेस्ट्स के अलावा और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट्स के अलावा एक ये भी है कि ये इंटेंशन को शो करते हैं, जो कि हम आज तक पढ़ते आए हैं कि जी शल और विल जो है वो फ्यूचर में इस्तेमाल होते हैं. तो व्हेन दे आर यूज्ड फॉर फ्यूचर, दिस इज व्हाट दे शो, द इंटेंशन और सर्टिनिटी. एक काम अभी हुआ नहीं है लेकिन पहले से आप कहते हो, तो इट शोज दीज टू थिंग्स. सेकंड है टू मेक अ प्रेडिक्शन. वही चीज जो कि मैंने कहा कि मॉडल ऑक्सिलरी के जो रोल्स हैं वो interchangeable हैं. Most of the model auxiliaries, they have a certain action in common performed by all the model auxiliaries. ये वो चीजें हैं. अभी तक हमने जो पढ़ा, requests, formal requests, permissions और predictions, we have found this common in all the model auxiliaries. अब आप देख लो कि यहाँ पे ये क्या है. To make a prediction, again the same role, to predict things. अब यहाँ पे prediction कैसे होगी? If she receives a scholarship, she will continue with her studies. Prediction क्या है? ये she will continue with her studies. लेकिन ये prediction based है किस चीज पे? First part पे. If she receives a scholarship. तो ये बात अगर हुई, this second part of the sentence, ये जो बात उसने कही है, this is subject to this scholarship. अगर scholarship ना होती या ना उसका जिक्र ना होता, तो he would never have said that she will continue. लेकिन अगर ये बात उसने कही है कि she will continue, तो ये बेस करती है इस पे. तो ये प्रेडिक्शन जो है, ये प्रेडिक्शन है, she will continue with her studies. और सेकंड क्या है कि I'd be surprised if he is not elected. अगर वो मुंतखब नहीं होता तो मुझे हैरानगी होगी. ठीक, तो this would also shows a prediction of what? Of being surprised. ठीक है, तो prediction यहां पे है. और यहां पे फिर एक दूसरी चीज भी है, अगर आप देख लो कि हैरानगी है, मतलब he is certain that he will be elected. If this does not happen, then there is a prediction of surprise. So these are the functions performed by अच्छा, समरीन को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कहती है कि पोलाइट और इनफॉर्मल. पोलाइटनेस इज फॉर्मल. व्हाई देयर वी यूज पोलाइट और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मैंने आपको पहले भी कहा कि पोलाइटनेस अलग चीज है, फॉर्मल और इनफॉर्मल अलग चीज है. इनफॉर्मल भी पोलाइट हो सकता है और फॉर्मल भी पोलाइट हो सकते हैं. फॉर्मल भी पोलाइट होते ही हैं. इनफॉर्मल में मैं आपसे कहता हूं कि वो रिक्वेस्ट जिसके साथ जो आपका सामने वाला बंदा है बेस करता है उस पे, आपकी रिलेशनशिप पे, आपके स्टेटस पे. एक टीचर के साथ, एक बॉस के साथ, एम्प्लॉयर के साथ, सुपीरियर के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी, बिकॉज दैट इज सब्जेक्ट टू ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इसी तरह क्लास में अगर एक टीचर है तो फॉर्मल, हाँ मैं ये नहीं कहता कि इनफॉर्मल इन लोगों के साथ नहीं हो सकती, लेकिन नॉर्मली इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल में फिर आपके कॉलीग्स आ गए, आपकी फैमिली आ गई, आपके सिबलिंग्स आ गए, आपके फ्रेंड्स आ गए, ये तमाम वहां पे जो रिक्वेस्ट्स होती हैं वो इनफॉर्मल होती है. लेकिन इट डज नॉट मीन कि अगर इनफॉर्मल होगी तो वो पोलाइट नहीं होंगी. क्यों नहीं होंगी? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट्स भी पोलाइट होंगी, हो सकती हैं और होती हैं. और फॉर्मल रिक्वेस्ट तो वैसे भी चूंकि वो फॉर्मल होती हैं तो दे आर ऑलवेज देयर इज दैट एलिमेंट ऑफ पोलाइटनेस इन दैट एंड सीरियसनेस ऑल्सो. ठीक. अच्छा, शेल. टू शो इंटेंशन, वही फ्यूचर के लिए जब आप इसको यूज करते हो इंटेंशन के लिए, वी शैल ओवरकम.
ہم اس چیز پہ قابو پا لیں گے. To make a polite or informal request, again, shall I open it for you? ایک بات اپنے ذہن میں یہ بھی رکھ لو کہ ماڈل آکسیلری شیل جو ہے وہ یوز ہوتا ہے اسٹریس کے لیے بھی اور ایمفیسس کے لیے بھی. جب آپ کسی بات پہ دباؤ دینا چاہتے ہو, آپ کسی بات پہ اسٹریس کرنا چاہو, زور دے کے کوئی بات کہنا چاہو جس میں وہ ایلیمنٹ ہو زور کا, ایمفیسس کا, تو ہم شیل یوز کرتے ہیں. اور شیل کا استعمال آج کل تقریباً ختم ہو چکا ہے. فیوچر میں جو ہم پہلے کہتے تھے کہ جی آئی وی یو دے کے ساتھ شیل اور باقی کے ساتھ ول, یہ چیز ختم ہو گئی ہے. ول نارملی یوز ہوتا ہے فیوچر ٹینس میں, اور شیل کو ہم استعمال کرتے ہیں اس وقت جب کوئی ڈائریکشن دینی ہو, جب کوئی ڈائریکٹری چیز ہو جس میں ہدایات ہوں, یا کوئی چیز بائنڈنگ ہو, لازم ہو کسی چیز پہ. وہی بات کہ جب آپ زور دے کے سٹریس اور ایمفیسس کسی بات پہ دینا چاہتے ہو تب آپ یوز کرتے ہو شیل. باقی ادروائز اٹ شوز انٹینشن, اور پولائٹ اور انفارمل ریکویسٹ میں بھی یہ یوز ہوتا ہے. شوڈ ہے, اب شوڈ کا تھوڑا سا انہوں نے کچھ اور بھی زیادہ ان کے جو رول ہیں وہ دے دیے ہیں. اس میں فرسٹ ون ہے ٹو انڈیکیٹ ایکسپیکٹیشن. You should receive a new credit card in the mail. اب یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہاں میل میں آپ کو ایک نیا کریڈٹ کارڈ مل جائے گا. یہ کارڈ ابھی ملا نہیں ہے, یہ وہی ایکسپیکٹیشنز کو شو کر رہا ہے. something to happen in the recent future, in the near future. ٹھیک ہے, تو یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں, لیکن یہ ایکسپیکٹیشنز بھی ہوا میں نہیں ہے کہ وداؤٹ اینی بیس آپ کہہ دو. دیر مسٹ بی سم تھنگ بیسڈ آن وچ. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو, آپ مجھ سے پوچھتے ہو, گروپ میں ایک میسج آتا ہے کہ سر وہ لیکچر کا ویڈیو لنک اپلوڈ نہیں ہوا, اور میں کہتا ہوں کہ جی آج شام تک لیکچر اپلوڈ ہو جائے گا. سو دا لیکچر شوڈ بی اپلوڈیڈ ٹل ایوننگ ٹوڈے. اگر میں یہ بات کہوں تو دس ایکسپیکٹیشن از بیسڈ آن واٹ, آن مائی انٹینشن آف اپلوڈنگ دا لیکچر ٹل ایوننگ. سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ جی آج شام تک میں نے لیکچر اپلوڈ کرنا ہے, اور اسی کی بنیاد پہ میں آپ کو ٹیکسٹ کرتا ہوں کہ جی یو شوڈ ریسیو دا ویڈیو لیکچر اور دا ویڈیو لنک ٹل ایوننگ. تو یہ ایکسپیکٹیشنز بیس ہوتی ہیں کسی چیز پہ, انٹینشنز پہ, کام کے ہونے پہ, ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا. سیکنڈ ہے ٹو سجیسٹ اور پرووائڈ ایڈوائس, نصیحت کے لیے. You should do this thing. You should work hard. You should study. So, if you expect to pass the exam, you should devote more time to studying. یہ پہلے ایک کنڈیشن رکھ دیتا ہے کہ if you expect to pass the exam, اگر ایگزام پاس کرنے کا ارادہ ہے, اگر آپ یہ توقع رکھتے ہو کہ ایگزام پاس کرو, تو پھر یہ وہ ایڈوائس ہے, یہ وہ نصیحت ہے کہ جی you should devote more time to studying. اور یہ should, یہ ایک ورڈ ہے جو کہ شو کرتا ہے یہاں پہ ایڈوائس کو. شوڈ کی جگہ آپ یہ اس کو ہٹا دو, کوئی اور ماڈل آکسیلری یا کوئی اور آکسیلری آپ لگا دو تو کمپلیٹ میننگ چینج ہوتے ہیں اس کے. لیکن یہ شوڈ ہے, تو اس شوڈ کے میننگ ہے کہ کرنا چاہیے, ایک نصیحت ہے. دس شوڈ شوز ایڈوائس یا سجیشن, نصیحت یا کوئی مشورہ ہے. اچھا, اسی طرح شوڈ جو ہے, اب یہ تمام بیس کرتے ہیں, ڈیپینڈ کرتے ہیں ماڈل آکسیلری کے یوز پہ کہ کس طریقے سے وہ یوز ہوا ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھ لو, ٹو انفر ریسپانسبلٹی اور آبلیگیشن, جب کسی کو ذمہ داری کا احساس دلانا ہو یا کوئی آبلیگیشن ہے, کوئی کام آپ نے مسٹ کرنا ہے, وہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس کے لیے آپ شو کرتے ہو کہ وی شوڈ ورک ٹوگیدر ٹو پروٹیکٹ دا انوائرمنٹ. ماحول کو بچانے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا, ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا. Now this shows کہ we should work. This is our responsibility. This shows responsibility. Obligation. کوئی کام جو کہ آپ نے کرنا ہی ہے, اس کے لیے بھی you should work hard. ٹھیک ہے نا, you should obey your parents. یہ کیا چیزیں ہیں؟ responsibilities ہیں, obligations ہیں. ٹھیک ہے,
अच्छा, मे और माइट, वो अभी आपके किसी कॉलीग ने पूछा था फॉर्मल और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट का, यहाँ पे है टू मेक अ, अच्छा मे और माइट में फिर क्या है, वो यहाँ पे है टू मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट। अब ये है कि ये इस किस्म के जो सेंटेंसेस है वो आप इनफॉर्मल लोगों के साथ, मतलब अपने कॉलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ वो यूज नहीं करते, बल्कि फॉर्मल जहां पे आपकी रिलेशनशिप हो वहां पे आप यूज करते हो मे और माइट। मै आई स्पीक विद यू इन माई ऑफिस और यू माइट वांट टू रिकंसिडर योर रिक्वेस्ट, ठीक है ना। तब यहां पे दोनों में रिक्वेस्ट हैं लेकिन फॉर्मल हैं कि यू माइट वांट टू रिकंसिडर योर रिक्वेस्ट, आपने जो रिक्वेस्ट की है आप उस पर जरा दोबारा सोचना चाहोगे, मतलब यू शुड थिंक अगेन और चेंज व्हाट यू हैव रिक्वेस्टेड। तो ये क्या है, ये रिक्वेस्ट्स हैं दोनों, और फॉर्मल रिक्वेस्ट्स हैं जहां पे आपकी रिलेशनशिप फॉर्मल हो, वहां पे फिर आप क्लास में आते हुए क्या कहते हो, कैन आई कम इन, शैल आई कम इन, शुड आई कम इन, या आप ये कहते हो कि मैं आई कम इन। हाँ, तो सिंपल उसको याद करने के लिए ये भी एक हिंट है कि मैं कम इन मीन्स कि ये फॉर्मल रिक्वेस्ट हैं, मैं स्पीक विद यू, और यू माइट वांट टू रिकंसिडर। माइट जरा फिर और भी रिस्पेक्टफुल हो जाता है और भी फॉर्मल हो जाता है। इसी तरह टू रिक्वेस्ट परमिशन, मे आई लीव क्लास अर्ली टुडे और माइट आई हैव अ वर्ड विद यू, ये दोनों भी परमिशंस हैं, रिक्वेस्ट्स भी हैं, परमिशंस भी हैं। अच्छा, पॉसिबिलिटी, वही चीज मे और माइट पॉसिबिलिटी को नॉर्मल जो इस्तेमाल है इसका वो यही है कि पॉसिबिलिटी को शो करते हैं कि आई मे वांट टू स्केड्यूल एटलीस्ट वन मोर अपॉइंटमेंट, हो सकता है कि मैं कम से कम एक और अपॉइंटमेंट मांग लूं। वी माइट अटेंड द नेक्स्ट मीटिंग, शायद हम अगली मीटिंग अटेंड करें। तो दिस शोज पॉसिबिलिटी, सर्टिनिटी नहीं है कि लाजिमन करना है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि हम ये कर लें। तो उसके लिए भी मे और माइट दोनों यूज होते हैं। अब यहां पे मे, अगर यहां पे वुड होता या शुड होता या विल होता या शैल होता, आई शैल स्केड्यूल एटलीस्ट वन मोर अपॉइंटमेंट या आई विल, तो वहां पे फिर इंटेंशन थी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। प्रेडिक्शन भी इसी तरह, वही जो मैंने आपको बताया कि मॉडल ऑक्सिलरीज में तकरीबन इंटरचेंजेबल हैं, रोल इनके तकरीबन एक ही हैं। तो ये प्रेडिक्शन और रिक्वेस्ट और परमिशन ये तकरीबन आप हर एक में पढ़ोगे। यहां पे भी है प्रेडिक्शन, इफ यू कोऑपरेट विद द ऑपोजिशन इट मे बी टू आवर एडवांटेज, अगर हम अपोजिशन के साथ कोऑपरेट करें तो ये हमारे फायदे में होगा। तो ये जो सेकंड पार्ट है कि इट मे बी टू आवर एडवांटेज, इट इज अ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन दिस, ऑन आवर कोऑपरेशन विद द ऑपोजिशन। सेकंड एग्जांपल कि आई माइट गेट देयर लेट बट आई विल बी इन क्लास टुमारो, कि हो सकता है कि मैं लेट आ जाऊं, एक प्रेडिक्शन है, पॉसिबिलिटी भी है, प्रेडिक्शन है, लेकिन मैं क्लास में कल हूंगा, लेकिन मैं क्लास में कल जरूर हूंगा। हो सकता है कि लेट हो जाऊं लेकिन हूंगा जरूर क्लास में, ठीक है। तो ये प्रेडिक्शंस हैं। अच्छा, मस्ट है, मस्ट इसमें यहां पे फिर प्रेडिक्शन नहीं है, वो नेसेसिटी को शो करते हैं, जरूरत को, या जब आप किसी बात पे जोर देते हो कि वी मस्ट रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल, यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट्स बिफोर 28th of December। अब यहां पे अगर मैं कहूं कि यू मस्ट सबमिट, तो दिस मस्ट शोज नेसेसिटी, कि ये जरूरी है कि आपने 28 से पहले ये काम करना है। या इस एग्जांपल में देख लो कि वी मस्ट रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हमें रिस्पॉन्स देना चाहिए, हमें ये एक नेसेसिटी है, यहां पे चॉइस या ऑप्शंस हमारे पास नहीं है। अच्छा, लॉजिकल एजम्पशन, पहले जरा लॉजिकल एजम्पशन को समझ लो। वो एजम्पशन जो कि लॉजिक पे बेस करती है, मतलब कि जिसको आप फिर कल जस्टिफाई भी कर सको, उसको हम कहते हैं लॉजिकल एजम्पशन। अब इस सेंटेंस को आप देख लो, सिंस शी इज नॉट एट हर डेस्क शी मस्ट हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द डे, हो सकता है वो जरूर वो जा चुकी होगी। अब ये एजम्पशन है, एजम्पशन का मतलब कोई चीज अब आप जब आप फर्ज करते हो, लेकिन शी मस्ट हैव लेफ्ट फॉर द डे, दिस एजम्पशन
is based on what? On logic. और logic क्या है कि since she is not at her desk. अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि हो सकता है कि ये जो she है, सब्जेक्ट जो है, ये इसकी जो ड्यूटी है वो एक खास अपने डेस्क पे है और वो हमेशा अपने डेस्क पे ही मौजूद होती है जब वो ऑफिस में होती है. इस वक्त चूंकि वो अपने डेस्क पे नहीं है, तो डेस्क पे ना होना, इससे मैं ये बात एज्यूम करता हूं कि वो जा चुकी होगी. ठीक है? तो दिस शोज अ लॉजिकल एजम्पशन. इसी तरह एक और एग्जांपल आप देख लो कि बिकॉज ही डिड नॉट call me, because he did not call me, he must have slept already. अब ये बात मैं कैसे, किस बात पे कह रहा हूं कि वो सो चुका होगा, वो जरूर सो चुका होगा. ये मैं इस बात पे कह रहा हूं क्योंकि हमारी कमिटमेंट हुई थी कि वो मुझे कॉल करेगा. अब अगर उसकी कॉल नहीं आई तो उस बेस पे फिर मैं ये एजम्पशन लेता हूं कि ही मस्ट हैव स्लेप्ट ऑलरेडी. क्लियर? समझ आ रही है? तो ये आपके मॉडल ऑक्सिलरीज हैं.